जेपीए स्टार्ट कर चुके थे और जेपीए के अंदर मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया था बनाने के लिए। तो आई होप सबने बनाया था प्रोजेक्ट। यस मैम। ओके, अब उस प्रोजेक्ट में ना देखो हमें जो चेंजेस करने हैं दैट आई विल टेल यू। क्योंकि जो जेपीए का स्ट्रक्चर है अगर हम मेवन प्रोजेक्ट में बनाते हैं तो वो कैसा रहता है ना, उसी के रिगार्डिंग हम इसमें आज देखेंगे। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ ना मैं एक काम और करूंगी, आप लोगों को जेपीए को यूज करना मैं दिखाऊंगी। देखो अभी इतना टाइम नहीं है कि स्प्रिंग में पूरा बता सकूं, लेकिन मैं स्प्रिंग के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट जरूर बनवा सकती हूँ। थ्योरी आप फिर भी पढ़ लोगे, प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है ना वो भी बता दूंगी। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को ही। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को कल शेयर किया था, अगर आप लोगों ने बनाया है तो उसमें चेंजेस क्या करने हैं जिससे कि प्रोजेक्ट इजीली वर्क कर सके, वो हम यहाँ देख लेते हैं। एज आई टोल्ड यू येस्टरडे, अभी हम लोग स्प्रिंग 5 यूज नहीं कर रहे, स्प्रिंग 5 से लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं, मतलब स्प्रिंग 4 या 3 के अंदर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो वर्जन लिया है यहाँ पर जावा इसका जेपीए का, दैट वर्जन एक्चुअली सपोर्ट्स द लोअर वर्जन ऑफ स्प्रिंग। अगर हम स्प्रिंग 5 लेते हैं तो वो जकार्ता को सपोर्ट करेगा, तो हमारे को यहाँ पर डिटेल्स और सारी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल जेपीए डेमो करके एक मेवन का प्रोजेक्ट बनवाया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या काम कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर बना रहे थे एक एम्प्लॉय क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या बनाया था, यहाँ पर एक एंटिटी ऑप्शन सेट किया था। साथ के साथ हमने यहाँ पर जेपीए डेमो में pom.xml में जाके एक डिपेंडेंसी ऐड की थी, दैट इज जावा एक्स एपीआई, राइट। तो ये वाली हमारी डिपेंडेंसी थी, विच वन, जावा एक्स परसिस्टेंस एपीआई। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एक परसिस्टेंस डॉट एक्सएमएल फाइल को क्रिएट किया था। अब देखो आप लोगों ने अगर वो प्रोजेक्ट रन करके देखा होगा तो उसमें आई थिंक प्रॉब्लम आ रही होगी, रन नहीं हुआ होगा, एरर आ रहा यस होगा। मैम, एरर आ रही। हाँ जी, तो उसी एरर को मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि जेपीए का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो स्प्रिंग के साथ होता है, हम उसे कोड लेवल पे बहुत कम यूज करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा इसका। सेकेंड थिंग, या तो हम क्या कर सकते हैं, हम जेपीए प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें पहले से ही चीजें कॉन्फ़िगर होके आएंगी तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको पहले मेवन से ही बताऊंगी, क्योंकि मेवन इसमें जानना भी जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हमारे मेवन से ही बनते हैं। तो इसलिए पहले मैं आपको मेवन के अंदर ही चेंजेस बताऊंगी कि किसके अंदर कैसे लेकर आने। ओके, तो आप लोगों को जो चेंजेस करने हैं वो ये हैं, ध्यान से देखना है, या मैंने आपके इजीनेस के लिए, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने कर भी दिया चेंजेस। आप लोगों को करना क्या है, आप लोग जब ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, लेट मी डू वन थिंग। सी, दिस इज अवर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, राइट। अब इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर सेकेंड, ठीक है, सबसे पहले क्रिएट करना है अ फोल्डर इनसाइड एसआरसी मेन। तो कौन सा फोल्डर यहाँ पे बनाना है, रिसोर्सेस। ठीक है, तो रिसोर्सेज नाम का आप एक फोल्डर बनाओगे और फिर रिसोर्सेज के अंदर आप लोगों को क्या बनाना है, इनसाइड रिसोर्सेस क्रिएट मेटा INF फोल्डर। तो आप लोग रिसोर्सेज के अंदर आके क्या बनाओगे, मेटा INF बनाओगे, और ये रिसोर्सेज कहाँ बनेगा, SRC मेन में बनेगा। अब आप सोच रहे होगे कि SRC मेन के अंदर हम प्रोजेक्ट फोल्डर कैसे बना सकते हैं, राइट। तो इसका एक तरीका बता देती हूँ। क्या करोगे, आप लोग SRC मेन जावा को ही सिलेक्ट करो, और SRC मेन जावा को सिलेक्ट करके कंट्रोल N कर देना। कंट्रोल N करने पर यहाँ पे आप टाइप करोगे फोल्डर। तो जैसे ही फोल्डर टाइप करोगे आपको फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पे चले जाना। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखेगी SRC मेन जावा। आप अभी जावा फोल्डर के अंदर बना रहे थे, लेकिन मुझे जावा में नहीं बनाना है, मुझे कहाँ बनाना है, मेन में बनाना है। तो आप पहले मेन को सिलेक्ट करो और उसके बाद यहाँ पर रिसोर्सेज फोल्डर का नाम लिखो।
ओके, तो इतना करिए। अब जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रही हूँ वैसे वैसे फॉलो करोगे आप सभी, तभी आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो वर्किंग में आएगा। ओके, सो डू इट राइट नाउ। सबके सब करिए, जो जो अपना प्रोजेक्ट सिस्टम पे बना चुके हैं और जिनका सिस्टम ऑन है। जिनका नहीं है, जो करना चाहते हैं, अपना सिस्टम स्विच ऑन करिए और फटाफट से उस पर स्टार्ट करिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, रिसोर्सेज फोल्डर बनाना है। कहाँ पर? एसआरसी मेन में। फिर रिसोर्सेज के अंदर मेटा आईएनएफ फोल्डर बनाना है। और फिर आप जैसे देख रहे हो, आपकी जो परसिस्टेंस एक्सएमएल वाली फाइल थी उसको मेटा आईएनएफ फोल्डर के अंदर आपको कॉपी करना है। ओके, तो पहला स्टेप ये था। सेकंड स्टेप मैंने बताया, रिसोर्सेज के अंदर मेटा आईएनएफ फोल्डर बनेगा। देन कॉपी या फिर मूव persistence dot xml file inside meta inf फोल्डर। ओके, तो इसको आप लोग मेटा inf फोल्डर के अंदर डालोगे, persistence dot xml को। फटाफट से अपने अपने सिस्टम पे ये करिए। जितना जब इतना हो जाए तो मुझे बता देना, उसके फिर मैं आगे का बताती हूँ और क्या चीज करनी है। डू इट राइट नाउ, जल्दी से इसे करिए, फिर आगे का बताती हूँ। हो गया सभी का? किस किस का हो चुका है यहाँ तक? Okay, Shiv Sagar and Anurag did it. And what about other students? Are you doing it right now? Who else has completed it? Other than Shiv Sagar and Anurag, who has completed? Okay, Neelam. And what about other students? Ayush, Shaili, Ronak, Aryan, Supriya? Okay. तो अभी इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। देखो, तो सबसे पहला जो चीज मैंने आपको बताया है वो यही है कि
आप लोगों को persistence डॉट XML फाइल को कहाँ पे रखना है? मेटा INF में रखना है और मेटा INF कहाँ बनेगा? रिसोर्सेज में। और रिसोर्सेज को आपको रखना होगा कहाँ पर? रिसोर्सेज को रखना है SRC मेन में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सिस्टम पे आ जाएगा जब आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे। अब जब आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है, किसी को कोई इशू है तो लेट मी नो, ओके, साथ के साथ बता दीजिएगा। तो अगर आपका ऐसा वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, तो आफ्टर दिस आपको काम क्या करना है नेक्स्ट वो बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग persistence डॉट XML को ओपन करो। persistence डॉट XML के अंदर आप लोगों को persistent के अंदर क्या दिखेगा? यहाँ पर ये टैग मिलेगा persistence यूनिट का। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे माई परसिस्टेंस, या फिर जो भी आपको नाम रखना है आप वो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दिस आप लोगों का यहाँ पर वैल्यू तो आ जाएगा। इसके बाद आपको ना ये प्रोवाइडर वाला ऑप्शन, आई थिंक ये मैंने कल नहीं बताया था, एक बार चेक कर लेना। अगर है तो ठीक है, नहीं लगाया है तो आप इसको भी ऐड करोगे। मैम आई थिंक आयुष का माइक ऑन है सो वॉइस आ रही है। आयुष प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को ये वैल्यू, मतलब प्रोवाइडर वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको कहाँ लगानी है? XML फाइल में। ओके, सो आपकी XML फाइल में आप लोगों को प्रोवाइडर वाली ऑप्शन को ऐड करना है। एंड ऑल्सो चेक कि आप लोगों की परसिस्टेंस क्लास के अंदर प्रोवाइडर के बाद ये जो क्लास वाला ऑप्शन है, इज इट कमिंग और नॉट? चेक करके बताइएगा। और ये सारा का सारा कहाँ आएगा? परसिस्टेंस यूनिट में आएगा। चेक एंड लेट मी नो। मैम ये ट्रांजैक्शन टाइप ऑप्शनल है कि या इसको लगाना कंपलसरी है? लगाना है, इसी से ही आपका प्रोग्राम चलेगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है, पुराना वर्जन हम यूज कर रहे हैं ना, तो कुछ चीजें हैं जो हमें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो नए के अकॉर्डिंग बनाया था पहले, इफ यू रिमेम्बर। तो इसमें चेंजेस तो मैम इसको लगाने ही पड़ेंगे। हाँ जी। मैम शेयर कर दीजिए आपने कल आई थिंक रिमूव कर दिया था। नहीं, मैंने रिमूव नहीं किया, फोल्डर वहीं पर है। आपको मैं एक काम करती हूँ, प्रोजेक्ट तो है ना आपके पास शिव सागर, जो कल शेयर किया था? यस मैम आई थिंक माई परसिस्टेंट जो आपने बताया उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस टाइप होता है। ओके, मैं एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को XML ही शेयर कर देती है। तो मैं ये पूरा ही शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ व्हाट्सएप में से। ओके, सो टेक इट फ्रॉम हेयर। तो ये वाली फाइल आपके पास आ जाएगी, इसके अंदर आप लोगों का रहेगा। और जो लोग कल वाले प्रोग्राम में चेंजेस कर रहे हैं उनको बस ये प्रोवाइडर वाली लाइन लगानी है। अगर एम्प्लॉय नहीं लगा रखा है, क्लास नहीं लगा रखा है, तो ये क्लास भी ऐड कर देना। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो नीचे है वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम है, वो हाइबरनेट डॉट HBM2 DDL आएगा। फिर नीचे आएगा हाइबरनेट टू डायलेक्ट। ठीक है, बाकी सब सेम टू सेम है और कोई चेंज नहीं करना फाइल में। सिर्फ इतने चेंजेस बताए हैं, मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है, दिस यू हैव टू चेंज देयर। तो ये वाला हो जाएगा, लेट मी नो। पहले आप इतना कर लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, सो दैट यू कैन डू इट ऑल्सो। कर लीजिए इसको पहले एंड देन अपना हैंड रेस कर दीजिएगा। हाँ जी, हो गया सभी का?
ओके, गुड। तो देखो इसके बाद जब आप लोगों का ये टास्क हो जाता है ना, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आपने जब यहाँ पर ये चेंजेस लगा दिए, इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद आपकी जो ऐप डॉट जावा है, इसमें आ जाइए। ऐप डॉट जावा में आके आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एंटिटी मैनेजमेंट फैक्ट्री का, आप लोग इसके ऑब्जेक्ट में आओगे और यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर आप क्या लिखेंगे, ये जो नाम लिखना है ना, ये कौन सा वाला आएगा, ये आएगा persistence डॉट एक्सएमएल में जो persistent यूनिट का नाम था। जो नाम यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माई हाइफन परसिस्टेंस, तो यही नाम मुझे कहाँ लेना है, यहाँ लेना है। तो चाहे तो वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। ओके, तो ये वाला टास्क भी जरूर करना है। आफ्टर यू डू दिस, आप लोगों को एक और चीज करनी है। जब इतना टास्क आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, इसके बाद अपने प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर, और यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर देना, और एक बार जाके ना मेवन में जाके इसको अपडेट कर देना। डू दिस, राइट। आफ्टर दैट मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को क्या चीज इंश्योर करनी है, जो आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में या आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके, सो डू इट राइट नाउ। पहले यहाँ पर आप नाम चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ना एक्सएमएल था पुराने वाले वर्जन में, यहाँ पे हमें एक्सएमएल नहीं लगाना है, सिर्फ नाम लिखना है। कौन सा नाम लिखना है, जो आपकी persistence डॉट एक्सएमएल में दे रखा है, जो ये वाला नाम है, persistent यूनिट नेम दे रखा है, तो ये वाला ही नाम वहां पे कॉपी करके पेस्ट करना है। आफ्टर यू डू दिस, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को एक बार रिफ्रेश करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद ना आप लोग एक सिंपल सा काम करना, आप लोगों के प्रोजेक्ट फोल्डर पे राइट क्लिक करना, शो इन करके आप लोग अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को सिस्टम एक्सप्लोरर में ओपन करोगे। लेकिन ये कब करना है, जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट को एक बार अपडेट कर लोगे, ओके, मेवन में जाके। आफ्टर दैट आप लोगों का यहाँ पर जो फोल्डर था प्रोजेक्ट का, जेपीए डेमो, इसमें आना है। और यहाँ आने के बाद क्या करना है, आप लोगों के सामने एक टारगेट नाम का फोल्डर दिखेगा। आपको इस टारगेट फोल्डर में जाना है। टारगेट फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लासेस का फोल्डर दिखेगा, क्लासेस में आ जाइए। क्लासेस में आपका एक मेटा आईएनएफ का फोल्डर अगर आ चुका है, क्योंकि ये तभी आएगा जब आपकी प्रोजेक्ट अपडेट हो चुकी होगी, जो मैंने अभी अपडेट करवाया था, क्योंकि यहाँ हमने कुछ भी प्लेस नहीं किया था, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आएगा। तो आपका जो मेटा आईएनएफ का फोल्डर है और इसके अंदर आपकी जो परसिस्टेंस फाइल है, ये यहाँ पे शो होनी चाहिए। कहाँ पे, टारगेट के अंदर जाना है, फिर क्लासेस में जाना है। क्लासेस में आके आपको ये वाला दिखेगा। चेक इन योर कंप्यूटर्स इफ इट इज शोइंग देयर और नॉट, एंड लेट मी नो। ओके, हाँ जी, आपका प्रोजेक्ट फोल्डर वहां पे आ रहा है, शिव सागर कह रहे हैं आ रहा है, बाकी सभी का चेक कर लीजिए एक बार। इज इट कमिंग देयर और नॉट? ओके, अगर किसी के भी सिस्टम पे ये प्रोजेक्ट फोल्डर नहीं दिखता है, लेट मी नो, देन आई विल हेल्प यू इन देयर। इसके बाद आप लोग अपना प्रोजेक्ट फोल्डर में आएंगे वापस, और अपना प्रोजेक्ट रन करके देख सकते हैं। ओके, तो अगर मान लो अब मैं अपना फोल्डर को रन करती हूँ, वैसे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंजेस डाल दिए थे कि मैंने स्कैनर से इनपुट ले लिया, ताकि हर बार एक नया रिकॉर्ड जा सके। ओके, बाकी सब वही का वही है जो हमने कल किया था, और कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर प्रोग्राम को रन करते हैं,
अब देखो एंटर योर डिटेल्स में आईडी लगाते हैं, जैसे कि मैंने लिया 103, नेम ले लेते हैं, सिटी ले लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड को क्या किया था, सेव करके फेच भी करवाया था। तो ये यहाँ पे अगर रिकॉर्ड शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में जा चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। तो देखो हमने यहाँ पे जो टेबल बनाया था वो था मेरा EMP32। अगर मैं इस टेबल को देखती हूँ यहाँ से, तो अभी जो मैंने रिकॉर्ड लिया था 103 दिल्ली उदय, ये रिकॉर्ड आपको यहाँ दिख जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड बना सकते हैं। एक बार अपने अपने सिस्टम पे प्रोग्राम रन करके देखिए, इज इट रनिंग और नॉट। मैम आपने कल 101 आईडी और जय नाम लिखा था क्या? हाँ, आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बस स्कैनर लगा दिया देखो, और वैल्यू को इनपुट करवाया, दैट्स इट। और बाकी सब काम सेम ही हो रहा है। डन है मैम। ओके, रन हो गया। यस मैम। ओके गुड। एंड बाकी सबका व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स। मैम मेरे में एरर आ रही है। ओके अनुराग, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। मैम इसमें बोलता है नो परसिस्टेंट प्रोवाइडर फॉर द एंटिटी मैनेजर नेम्ड परसिस्टेंट। ओके, एक बार अपना स्क्रीन शेयर करिए फिर देखते हैं। दोबारा बोलो। यस मैम। यस मैम, स्क्रीन विजुअल हो रही है। नाउ इट इज कमिंग। ओके, यस मैम। तो देखो ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम आती है ना वो तब आती है जब आपकी एंटिटी मैनेजर इसको नहीं मिलती। एक बार इस वाली स्क्रीन को ऑफ करो। ये मैम आउटपुट वाली कंसोल की। इसको क्लोज मत करा करो, नहीं तो फिर से आपको ओपन करना पड़ेगा। इसको मिनिमाइज करो। सबसे लास्ट में देखो सेकंड नंबर पे बटन आ रहा है। यस मैम कर दिया। अब आपने यहाँ पर जो नाम दे रखा है वो दे रखा है परसिस्टेंस, राइट। एक बार यस अपनी फाइल खोलो persistence.xml। मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो नाम दे रखा है परसिस्टेंट यूनिट नेम दे रखा है परसिस्टेंस प्रोवाइडर, ठीक है। क्लास नेम भी ठीक है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अभी ना देखो आपने, मेरे को जो गलती दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो आपने रिसोर्सेज फोल्डर बनाया है ना वो आपका SRC मेन जावा में है, जबकि मैंने क्या बोला था उसको SRC मेन में बनाना है। ठीक है, यस मैम। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें जावा वाले फोल्डर में पुश करना पड़ेगा। तो इस पे राइट क्लिक करो यस मैम। और मूव का बटन आ रहा होगा, रिफैक्टर में जाओ फिर। यस मैम। रिफैक्टर में मूव आ रहे हैं, इस पे जाओ। यस मैम। यहाँ पर इसमें आप लोग ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, SRC मेन जावा। यस मैम। सेलेक्ट करो, थोड़ा ऊपर इसको स्क्रॉल करके दिखाना एक बार। यस मैम। नहीं दिखा रहा, ओके। अलग से नहीं शो कर रहा ना यहाँ पे, यस मैम अलग से नहीं शो कर रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको कैंसिल करो, बाहर आओ इससे। यस मैम। कंट्रोल इन करो। मैम SRC मेन के ऊपर क्लिक करके। नहीं नहीं, कंट्रोल इन करो सिंपल। यस मैम। और यहाँ पे आप लो फोल्डर, यस मैम। नेक्स्ट करो। यहाँ पर ऊपर देखो मेन को सिलेक्ट करो सबसे पहले, SRC मेन को
हाँ, मेन पे आ जाओ। अब मेन में जाके नीचे फोल्डर नेम में लिखो रिसोर्सेस। कैपिटल आर नहीं चाहिए, सिंपल आर लिखो। यस मैम। यहाँ पे लिखिए रिसोर्सेस, फिनिश यस मैम। कीजिए। ठीक है, अब आपका जो रिसोर्सेस फोल्डर है वो वहां क्रिएट हो चुका है एसआरसी मेन में। अब जो मेटा आईएनएफ है ना, इस यस फोल्डर मैम। मेटा आईएनएफ को ड्रैग करके, मेटा आईएनएफ को, परसिस्टेंस को नहीं, यस मैम। हाँ इसे सिलेक्ट यस करो मैम। और इसको ड्रैग करके रिसोर्सेज में पुश करो। यस मैम, हो गया। परसिस्टेंस में अब इसको ओपन करो एक बार। परसिस्टेंस डॉट एक्सएमएल को पुश करो मेटा आईएनएफ के अंदर। यस मैम। मेटा आईएनएफ ओपन करना दिखा रहा है इसमें, ठीक है। यस अब आ गया। ऊपर रिसोर्सेज जो है ना, दूसरा वाला जो पैकेज फॉर्म में आ रहा है, यस मैम, ये वाला। यस मैम, हो गया। ओके। नाउ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, प्रोजेक्ट के इस नाम को सिलेक्ट करो, यस मैम। राइट क्लिक, एंड नाउ रिफ्रेश करो सबसे पहले इसको, और एक यस बार मैम इसको कर। अपडेट करो केविन में जाके। मैम ये वर्जन एरर आ रही है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली अपनी मेवन की वजह से आ रही है। आपने जो प्रोजेक्ट फोल्डर लिया था उसको ठीक से लिया नहीं है, इसीलिए ये दिक्कत है। एक काम करो, इसको ओके करो, क्योंकि ऐसे में तो आप कुछ भी लोगे तो ये दिक्कत देगा ही देगा। प्रोजेक्ट यस फोल्डर मैम। पे राइट क्लिक करिए। अच्छा एक बात बताओ, यस मैम। आपने कंप्यूटर में 23 वर्जन डाउनलोड किया हुआ है या उससे पहले का है मैम 23 इंस्टॉल है इसमें। इंस्टॉल्ड है? ठीक है, अभी इस पे राइट क्लिक करो, ऊपर जाओ शो इन, यस मैम। इस पे जाओ सिस्टम एक्सप्लोरर पे। यस मैम। प्रोजेक्ट फोल्डर में जाओ, यस मैम। टारगेट में क्लासेस, ओके मेटा एनएफ आ रहा है यहाँ पे, ठीक यस है। मैम। मेटा एनएफ में जाओ, ओके, तो मतलब फाइल आ चुकी है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। अभी जाओ वापस एक्लिप्स के अंदर, यस मैम। एक बार अभी फाइल को रन करके देखो। ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, देखो ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है आपकी ट्रांजैक्शन की वजह से। हो सकता है उस नाम का ना यस वहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना हुआ है। एक काम करो, हाँ मैम। फाइल में जाओ, मैम कौन सी फाइल में? एम्प्लॉय फाइल में, एम्प्लॉय डॉट जावा में। यस मैम। यहाँ पे एंटिटी के नीचे ना @टेबल करके @टेबल ले लो, और इसके ब्रैकेट में नेम ले लो, यस मैम। नेम इक्वल्स टू करके कोई भी एक नाम दे दो एम्प्लॉय के लिए। अगर एम्प्लॉय नाम यस का मैम। टेबल आपको लग रहा है पहले से है, तो EMP1 या 2 ऐसे कुछ डाल देना। मैम एम्प्लॉय नाम का नहीं है। नहीं है टेबल पहले से, ठीक है। नो मैम। एम्प्लॉय 1 कर दो फिर भी, यस। फॉर द सेफ साइड। टेबल वाली एनोटेशन ऐड नहीं हुई है, मतलब इसकी इंपोर्ट Ctrl+Shift+O प्रेस करो। यस। यस मैम। सेव कर दो फाइल को। यस। यस नाउ मैम से। गो बैक टू द app.java। यस मैम। नाउ रन दिस। अभी भी दिक्कत दिखा रहा है।
Yes, ma'am. Exceptions. ट्रांजैक्शन आपकी वर्क नहीं कर रही है ठीक से, नॉट सक्सेसफुली स्टार्टेड। ओके ओके ओके, आपने बिगिन वाला नहीं लगाया होगा। गुड। तो एक काम करो, हाँ नहीं लगा रखा, तो इसमें ना आपकी लाइन नंबर 22 में जाओ, ऐप डॉट जावा Yes, में। ma'am. ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं करी ना हमने, इसीलिए प्रॉब्लम दे रहा है। तो आप लिखो em डॉट गेट ट्रांजैक्शन, गेट ट्रांजैक्शन, कंट्रोल स्पेस कर दिया करो, Yes, ma'am. गेट ट्रांजैक्शन, टी लिखिए, Yes, आगे ma'am. एंटर कर दीजिए, डॉट, अब लगाओ इसके आगे डॉट बिगिन, दैट्स इट, सेव Yes, कर। ma'am. Hmm. ओके, एक बार देखते हैं एक्सेप्शन क्या दिखा रहा है अभी। फर्स्ट लाइन पे जाओ, पहले क्या दिखा रहा है, आई वेल कमिटिंग द ट्रांजैक्शन। ओके, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, एक बार एसक्यूएल ग्रामर एक्सेप्शन दिखा रहा है। ओके, स्क्रॉल डाउन करो, टेबल न्यूज़ डेमो वन डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार अपने मायस्क्यूएल में देखो, तुम्हारे वहां पे डेटाबेस न्यूज़ डेमो के नाम से है क्या? Yes, ma'am. Yeah. ओके, न्यूज़ डेमो है, न्यूज़ डेमो एक बार ओपन करना, Yes, ma'am. टेबल्स में जाओ, एम्प्लॉय तो आ रहा है, ऑलरेडी बना हुआ है टेबल, एम्प्लॉय वन नहीं बना ना, नहीं बना। No, ma'am. एक बार वापस आइए, परसिस्टेंस फाइल ओपन करो, अरे यार मैं बोल भी रही थी अनुराग, आपने साथ के साथ चेंजेस नहीं किए। लाइन नंबर 9 में जाओ, लाइन Ma'am, वो नंबर फाइल 9 नंबर में, और HBM लिखा हुआ है ना जहाँ पे, उससे पहले हाँ हाँ लगा हाइबरनेट डॉट, ऐसे ही नीचे लगाओ डायलेक्ट से पहले, दैट्स इट, सेव कर दो इसको और रन करो। यस मैम ठीक है, यस मैम तो ये जो चेंजेस बताए ना, ये ठीक से किया करो तभी चलेगा प्रोग्राम, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा। ओके, यस मैम चलिए, तो ओके आप लोगों थैंक यू ने भी ये काम किया है, गुड। एंड बाकी किसी को अगर कोई इशू आ रहा है, कैन टेल मी, बाकी सबका हो गया? ओके गुड। तो अभी देखो यहाँ पे, जैसे अभी हमने क्या लिखा था कि आप लोगों ने अभी एक सिंगल काम करके देखा है। सबसे पहला टास्क हमने क्या करके देखा था यहाँ पर, कि हमने यूजर से डिटेल्स इनपुट करी या आपने खुद से ली, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर उसको परसिस्ट करा दिया, मतलब आपने टेबल में सेव करा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाया था जहां पे हम आईडी को दे रहे थे यूजर को, मतलब इस प्रोफाइल फंक्शन के अंदर, फाइंड फंक्शन में, और जो भी आईडी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड आ रहा था उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे। तो मतलब एक तरह से क्रिएट करना और गेट करना हम यहाँ पे कर रहे थे। अब यहाँ पे ना मैंने क्या किया है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आप लोगों की एक और मैंने फाइल बनाई इसी में ही, app1.java। app1.java के अंदर मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइल को रन किया, क्योंकि अगर आप लोग अब स्प्रिंग की तरफ जाते हैं या फिर आप लोग इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को काम क्या करना है ना, मैं आपको गाइड करूंगी और आप लोगों से करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोग एक नया पैकेज बनाओगे कॉम डॉट फाइल्स में। यहाँ पर आपको मेरे कंप्यूटर पे दिख रहा होगा कॉम डॉट फाइल्स डॉट रिपोजिटरी, मैं यहाँ से दिखाती हूँ। तो ये आपको जो दिख रहा है ना फोल्डर, com.files.repository, that you need to create, okay, this one, यहाँ पे दिखाती हूँ, ये वाला।
तो ये आपको जो फोल्डर दिख रहा है कॉम डॉट रिपोजिटरी, ये आपको बनाना है कहाँ पे, कॉम डॉट फाइल्स में। तो सबसे पहले आप लोग एक नया पैकेज बनाओ रिपोजिटरी के नाम से। ओके, तो आपका जब ये पैकेज बन जाता है आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टास्क में बताती हूँ। नेक्स्ट टास्क क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर आप लोग खोलेंगे तो आपको यहाँ पे एक फाइल दिखेगी एम्प्लॉय रिपोजिटरी, आपको एक क्लास क्रिएट करनी है इसमें। ठीक है, किस नाम से, एम्प्लॉय रिपोजिटरी के नाम से। तो सबसे पहले आप सब अपने अपने कंप्यूटर में क्या करोगे, रिपोजिटरी फोल्डर क्रिएट करोगे और रिपोजिटरी पैकेज बनाने के बाद उसके अंदर एक क्लास बनाओगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट जावा। ओके, सो क्रिएट इट फर्स्ट। जब ये फाइल बन जाएगी, इसके अंदर क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। दिस इज काइंड ऑफ डाउ क्लास। जैसे हम लोग डाउ क्लास बनाते थे ना, उसके अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस को डालते थे जो कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तो ये भी एक तरह की डाउ क्लास ही है जिसके अंदर हम डेटाबेस इंटरेक्शन करेंगे लेकिन जेपीए की हेल्प से। ओके, सो डू इट राइट नाउ। फर्स्ट आप क्या करो, एम्प्लॉय रिपोजिटरी फाइल बनाओ और अब आपको बस देखो करना क्या है। आप लोग यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल बनाओगे क्लास के अंदर। ठीक है, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, मतलब ये वही वेरिएबल है जो हम ऐप डॉट जावा में भी बना रहे थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यही वाली लाइन चाहे तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो यहाँ पर, बस इसको प्राइवेट बनाना है, क्लास के अंदर है तो। ठीक है, और बाकी काम देखो वही वाला कर रहा है, क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, माय परसिस्टेंस वगैरह सब आ रहा है। अब यहाँ ना मैंने फंक्शन बना दिए, जैसे कि अगर मान लो मुझे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करवाएंगे, मतलब जहां से भी ये फंक्शन कॉल होगा वहां से डेटा पहले से बनकर आएगा और जो डेटा आएगा उसको हमें क्या करना है, बस यहाँ पे देखो हमने क्या किया, पहली लाइन में हमने एंटिटी मैनेजर को यहाँ पे क्रिएट एंटिटी मैनेजर किया, फिर हमने गेट ट्रांजैक्शन करके उसको बिगिन किया, फिर हमने परसिस्ट वाला मेथड लगा के अपने जो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट था उसको सेव किया, फिर ट्रांजैक्शन को कमिट किया है और फिर उसको क्लोज किया, em डॉट क्लोज। तो ये सारा काम अगर हम कराते हैं तो इससे हमारा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ओके, तो ऑल ऑफ यू हैव टू क्रिएट दिस ऐड मेथड। ये ऐड मेथड समझ में आ रहा है सभी को कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस अब मैंने उसको मेथड की फॉर्म में डाल दिया। तो आप सभी को क्या करना है, अभी अभी अपने अपने कंप्यूटर में ये वाला मेथड क्रिएट करो क्लास के अंदर सबसे पहले तो। डू इट राइट नाउ। I will give you 5 minutes. Just start creating this method first. You can thumbs up also. Yes, no. Add method created in employee repository. नो मैम अभी कर रहे हैं। करिए फटाफट से and then after that please let me know. Good. Yes, बाकी ma'am. प्लीज करिए जल्दी से। ओके, शिव सागर आपका हो गया एंड बाकी what about other students? Okay, Anurag also did. I will give you 2-3 more minutes. Please, everyone else complete it right now. मेथड क्रिएट हो चुका है, राइट? तो हम इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। अब देखो अगर मुझे क्या करना है, मुझे सारे रिकॉर्ड्स को गेट करना है, तो इसके लिए भी हमने एक बहुत ही सिंपल मेथड बनाया। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं जिसमें हम लिस्ट को रिटर्न करेंगे जो कि एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जब गेट आउट रिकॉर्ड्स बनाओगे तो इसमें हमने क्या किया, अगेन हमने ये दो लाइंस तो देखो आपकी कॉमन है, राइट? फर्स्ट लाइन जो है एंटिटी मैनेजर वाली और लास्ट वाली जो लाइन है em डॉट क्लोज वाली, ये दो लाइनें तो आपकी हर जगह ही आएगी। अब इसके अंदर आप लोगों को करना क्या था, बस एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड करनी थी,
लिस्ट में हम एम्प्लॉय को लेंगे और रिकॉर्ड्स को गेट करेंगे, मतलब एक वेरिएबल बना दिया रिकॉर्ड्स नाम का, किस टाइप का, लिस्ट एम्प्लॉय का। एंड आफ्टर दैट हम em डॉट क्रिएट क्वेरी बनाएंगे। और याद होगा आप लोगों को, मैंने यहाँ पे आप लोगों को नेम्ड क्वेरी सिखाई थी, तो एक तरह से ये हम वही कर रहे हैं। तो सिलेक्ट ई फ्रॉम एम्प्लॉय ई, यहाँ पर लेना है क्वेरी को, और कॉमा के बाद हम ये बताएंगे कि किस एंटिटी के ऊपर इसको रन करना है, एम्प्लॉय डॉट क्लास पे। एंड लास्ट में आके आप लोग यहाँ पर एक मेथड और ऐड करोगे, डॉट करके गेट रिजल्ट लिस्ट। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना वो लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा इसकी हेल्प से। तो आप लोग ये वाला पूरा लाइन जो है, लेट मी डू वन मोर थिंग। ठीक है, तो मैं इसको ना आपके इजीनेस के लिए 2 लाइन्स में मैंने डिवाइड कर दिया है, सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली इन द 2 लाइन्स। तो ये जो आपकी लाइन है ना, ये 2 लाइन ऐड करनी है, दैट्स इट। बाकी आपका रहेगा, और फिर रिटर्न कर देंगे हम रिकॉर्ड्स को। तो ये क्या करेगा, हमें सारे रिकॉर्ड्स निकाल के देगा टेबल के, जितने भी रिकॉर्ड वहां पे अभी तक बने होंगे। ओके, सो अब आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो ये वाला मेथड क्रिएट करो। अगर किसी को डाउट है इसमें तो आप मुझे बताइए। इसको बना लीजिए जल्दी से। गेट आउट रिकॉर्ड्स वाला। मैम हो रहा है। ओके, डू इट फास्टर। ओके, वंस यू कंप्लीट दिस वन ना, तो आपको क्या करना है, गेट ऑल रिकॉर्ड्स का ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, अगर आपको कभी भी अपडेट का प्रोग्राम बनाना हो, तो अपडेट के प्रोग्राम में मैंने इसमें सिर्फ नेम को अपडेट कराया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेम ही अपडेट कराना है, आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी अपडेट करा सकते हो। तो आपको बस करना क्या है अपडेट करने के लिए ना, वो ध्यान में रखना है। देखो, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लिया, एंटिटी मैनेजर, अगेन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर क्योंकि यहाँ पे चेंजेस होने हैं, इसलिए हम ट्रांजैक्शन को भी बिगिन करेंगे। आफ्टर दैट जो भी यूजर ने आईडी भेजा है, उस आईडी को पहले तो हम चेक करेंगे कि इज इट इन द टेबल और नॉट, मतलब हो सकता है ना कि गलत आईडी भी आया हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर em डॉट फाइंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इसमें हम देंगे अपनी क्लास का एम्प्लॉय डॉट क्लास, फिर कॉमा के बाद आईडी दे देंगे, जो आईडी मेरे पास रिसीव हुआ है। और फिर इस आईडी को हम फेच करेंगे, मतलब ये क्या करेगा, फेच करेगा हमारे टेबल में। अगर वहां पे ये रिकॉर्ड मिल जाता है तो यहाँ पे इस emp ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू बनकर आ जाएगी। ओके, एंड जब आपके पास वैल्यू बनकर आ जाएगी, आफ्टर दैट आप एक बार चेक कर सकते हो कि अगर emp नल नहीं है, इसका मतलब रिकॉर्ड है और आपका आईडी फाउंड हुआ है। तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या करेंगे, emp डॉट सेट नेम कर दीजिए, मतलब आपको जो नाम नया वाला रखना है ना, तो emp डॉट सेट नेम में उसे डाल दो यहाँ पर। ओके, अगर आपको और भी कोई वैल्यू चेंज करानी हो ना, तो आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो कि emp डॉट, मान लो मुझे एज को चेंज कराना है, अभी तो मेरे पास एज का कॉलम नहीं है, तो लेट सपोज आपके पास एज का कॉलम है, तो आप एज को भी यहाँ पे लेंगे, तो जो भी नई वाली एज होगी ना वो यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही अगर मान लो सिटी को कराना है तो सिटी को भी करा लो। तो मतलब यह है कि आप लोग क्या कर सकते हैं ना, इस तरीके से आप जो जो वैल्यू चेंज कराना चाहते हो उन सबको यहाँ पे सेट करा दोगे। अभी क्योंकि मेरे पास ये दोनों चीजें नहीं है, तो मैं इनको कमेंट्स में डाल रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी वैल्यूज को चेंज कराना है ना, जिस जिसको उसको आप सेट कराओगे। अभी मेरे को सिर्फ नेम चेंज कराना है, तो मैं नेम को सेट करूंगी। और इस कंडीशन से बाहर आके, मतलब हमें क्या करना है, em डॉट गेट ट्रांजेक्शन करना है और फिर उसको कमिट भी करना है। और कमिट करते ही ये जो नई चेंजेस हमने किए हैं ना, ये वापस टेबल में सेट हो जाएंगे अपने आप ही। ओके, एंड आफ्टर दैट आप em डॉट क्लोज कर दोगे, तो ये आपके रिकॉर्ड के नाम को अपडेट कर देगा। इतना समझ में आया कि ये कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? यस मैम। ओके, इजी इजी ऑप्शंस है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से कर लोगे। आई थिंक
तो इसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैं इसलिए साथ के साथ करा रही हूँ ताकि एक बार निपट जाए, खत्म होगा ये। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही चीज, सेम ही चीज हमारी जो रिपोजिटरी है ना, ये हमारी स्प्रिंग में भी यूज होगी। सेम ही क्लास को उठा के हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं विद माइनर चेंजेस। तो इसलिए ये अगर क्लास परफेक्ट बनेगी तो वहां पे हम इसको लगा लेंगे, कॉपी करके बना लीजिए इसको फटाफट। फंक्शन भी ओके। अनुराग शिव, सिर्फ 3-4 बच्चे ही बार बार हाथ उठा रहे हैं, मेरे को लग रहा है बाकी तो सो रहे हैं क्लास के अंदर, नींद पूरी करने के लिए आते हो क्लास में, नहीं? चलिए कोई नहीं, 1-2 दिनों के लिए झेल लो, उसके बाद तो आपकी क्लासेस ओवर है। हाँ, लेकिन एक और चीज मुझे बतानी थी, आप लोगों के ना मैं मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करने स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना। सबसे पहले जो मैं आप लोगों का मॉक इंटरव्यू करवाऊंगी, वो करवाऊंगी कोर जावा, जेडीबीसी एंड एसक्यूएल के ऊपर। दे सकते हैं? यस मैम। यस मैम। करके रखना है। और आप लोगों का जो मॉक इंटरव्यू होगा, उसके लिए मैं आपको डेट फाइनल करके बता देती हूँ, ठीक है? एंड सेकंड थिंग, आप लोगों का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा अभी तक? मैम 55%। 55%? तो ठीक है, थोड़ा इसको 100% पे लेकर आइए, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है, एंड सबमिट इट टू मी। और इसके बाद ये अपडेट के बाद ना डिलीट का भी ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं। डिलीट के ऑप्शन में भी देखो हमने ऑलमोस्ट सेम ही काम किया है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हमें एक रिमूव फंक्शन मिल जाता है, दैट्स इट। मतलब ये कह लो कि यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं, एंटिटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ट्रांजैक्शन को गेट कर रहे हैं, फिर पहले तो रिकॉर्ड को फाइंड कर रहे हैं कि हाँ भाई इस आईडी का कोई रिकॉर्ड हमारे पास है भी या नहीं। और अगर रिकॉर्ड है तो ईएमपी में आ जाएगा, तो हम चेक कर रहे हैं कि ईएमपी अगर नल नहीं है तो ईएम डॉट रिमूव कर दो ईएमपी को, और फिर ट्रांजैक्शन को कमिट करवा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट काम वही वाला हो रहा है जो हमारे ऊपर वाले मेथड में था, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अब हम em डॉट रिमूव मेथड लगा रहे हैं। ओके, सो इट विल डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। तो ये वाला मेथड भी क्रिएट कर लीजिए, खत्म करिए इसको, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे। ये क्वेश्चन था, सो मैम एक्चुअली सेशन मतलब हम लोग लॉग इन लॉग आउट का तो सारे जो भी लॉजिक है वो मैंने बनाया हुआ है प्रोजेक्ट में। ओके। बट सेशन से जो वैल्यू हो रही है, मतलब जो यूजर लॉग इन हो रहा है, हम्म। वो गेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो और उसमें उसके प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है? मतलब कोई एक्सेप्शन आ रही है या फिर लॉजिक गलत आ रहा है उसका?
मैम लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेशन से डेटा सर्वलेट के थ्रू मतलब यूजुअली हम गेट करते हैं, तो वो आपने पढ़ा नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा मैम। तो आपने सर्वलेट यूज किया कि जेएसपी यूज किया? जेएसपी मैम। जेएसपी यूज किया। तो मैंने आपको एक दिन कोड कराया था ना एक दिन इसमें लॉगिन वाला, वही यूज किया था? यस मैम, लॉगिन हो रहा है, सक्सेसफुली भी लॉगिन आ रहा है, लेकिन अगर हम ऑथेंटिकेट देखें कि विदाउट लॉगिन कोई हमारे डैशबोर्ड को एक्सेस ना कर पाए, तो वो इजीली हो जाता है मैम। ओके, फिर मुझे एक बार कोड देखना पड़ेगा आपका सिर्फ, तभी मैं बता सकती हूँ। तो काम कर सकते हैं, मैं कैलेंडर चेक कर लेती हूँ। आप कल फ्री रहेंगे? यस मैम। 1 सेकेंड। चलिए, आप लोगों का मेथड क्रिएट हो गया ये वाला जो मैंने आपको लोगों को दिया था सबको? ये हो चुका सभी का? जल्दी कर लीजिए इसको भी। यस मैम। ओके, ठीक है। अब जब ये वाला हो ही गया है तो इसके बाद देखो काम क्या करना है। इसमें देखो हमने सारा के सारे क्या बनाए, मेथड्स बनाए। तो ये जो रिपोजिटरी क्लास होती है ना, रिपोजिटरी क्लास बेसिकली रिप्रेजेंट करती है डाउ क्लास को, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने जितने भी डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं वो करते हैं। अगर आपको यहाँ पे और भी कोई मेथड बनाना है तो बना सकते हो सेम टू सेम। इसके बाद ना मैंने एक app1.java क्रिएट की थी। इस app1.java में मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, बस मैंने एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सबसे पहले। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम यहाँ पर यूजर से वैल्यूज को लेकर भी रिकॉर्ड बना सकते हैं, राइट? तो मैं एक काम करती हूँ ना, app.java में मैंने यहाँ पे स्कैनर लिया था और वैल्यू इनपुट कराया था। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द सेम थिंग। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट तो मुझे यहाँ पर भी चाहिए होगा और इसके बाद हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए होंगी। तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ से ले रही हूँ, app1.java में ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सबसे पहले, स्कैनर आएगा, स्कैनर के थ्रू हम यहाँ पे यूजर से पहले उसका आईडी, नेम, सिटी सब कुछ इनपुट करवाएंगे। और जब ये सारी चीजें इनपुट होकर आ जाए, इसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर ऊपर सबसे पहले रिपोजिटरी का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो इसका ऑब्जेक्ट नेम है ER, तो मैं ER डॉट करके ऐड एम्प्लॉय मेथड को कॉल करूंगी और EMP को ऐड करा दूंगी। तो इससे क्या होगा कि मेरा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे चाहो तो आप चॉइस भी दे सकते हो यूजर को कि आपको क्रिएट करना है, आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, क्या करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ओके, तो अगर मान लो हम ये वाला मेथड रन करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा टेबल के अंदर। और जब रिकॉर्ड ऐड हो जाए तो हमें काम और करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने जो ऐड वाला मेथड क्रिएट किया था, इसमें मैंने क्या लिया था, em.persist। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे हमने लिया em.persist e, ठीक है, अगर ये ट्रांजैक्शन सही से रन हो गया, कोई एक्सेप्शन नहीं आया कमिट के बाद तक, तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे, ठीक है, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये चीज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस app1.java में आते हैं और यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, बस er.addEmployee किया emp करके। और अगर मैं अब अपना प्रोग्राम रन करती हूँ तो यहाँ पे ये डिटेल्स को इनपुट करवाएगा सबसे पहले मेरे से। जैसे कि आईडी आएगा, तो मान लो मैंने 104 लिया, नेम ले लिया तो नेम मैं यहाँ पर ले लेती हूँ समथिंग, और सिटी लिया तो हम यहाँ पे सिटी डाल देते हैं मुंबई। तो अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। अगर मैं अब अपने टेबल में जाकर चेक करती हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास तीसरा रिकॉर्ड भी आ गया 104 मुंबई नमित के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास एक न्यू रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये जो काम था, बस करना ही क्या है, अब यहाँ पर मेथड्स को कॉल करना है वन बाय वन। ठीक है, और इससे हमारा टास्क होता रहेगा। अब ऐसे ही अगर मान लो मुझे, ये तो हो गया ऐड करने का, अगर मुझे सारे रिकॉर्ड्स को गेट करके दिखाना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम app1.java में आते हैं। यहाँ पे अभी मैंने जो ये ऐड वाला ऑप्शन लिखा है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देती हूँ। लाइक इसको हम क्या कर देते हैं, अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे आके ना हमें अब देखो क्या करना है, हमें सारे रिकॉर्ड्स को देखना है। तो हम लिखेंगे er.get all records।
और जब हम रिकॉर्ड्स को गेट करेंगे तो ये हमें लिस्ट प्रोवाइड करेगा ऑल रिकॉर्ड्स की। अब लिस्ट आपके पास आ गई। अब आप चाहो तो ये कर सकते हो कि फॉर ईच लूप लगा लो। फॉर ईच लूप के अंदर आप लोग क्या लिखो, आपके पास देखो किस टाइप की वैल्यू है, एम्प्लॉय टाइप की, और कॉलन लगा के हम लोग क्या ले लेते हैं, ऑल रिकॉर्ड्स। और यहाँ आकर सिस आउट करके हम क्या करेंगे, ई को प्रिंट कराते जाएंगे, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराने के लिए। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ यहाँ से, so see it is getting all the records from the table, तो हमारा get all records वाला फंक्शन भी रन कर रहा है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कराना है तो आप यहाँ पे क्या करो, अपडेट करा लो। अब इसके लिए ना मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले तो स्कैनर को ऑन कर देती हूँ। ठीक है, स्कैनर तो चाहिए होगा इसके लिए, तो स्कैनर को ले लेते हैं और यहाँ पे हमें जो भी रिकॉर्ड की वैल्यू अपडेट करानी है वो लेंगे। जैसे कि मुझे नेम अपडेट कराना है तो मैं यहाँ लिखूंगी सिस आउट एंटर एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि आईडी पता होगा तभी तो हम उसका रिकॉर्ड चेंज करा पाएंगे ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले तो एक आईडी को इनपुट करा दो। तो यहाँ पे आप एक इनपुट करवाओगे आईडी की वैल्यू को, और सेम वे में यहाँ पे आप लोग यहाँ लोगे यो भी यूजर को, क्योंकि हमने नेम चेंज करना है। सो एंटर अपडेटेड नेम, तो यूजर से आप नेम इनपुट कराओगे। ठीक है, और इसमें हम ले लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे जो भी यूजर का नेम आएगा उसको हम यहाँ पे फंक्शन में यूज करेंगे er डॉट अपडेट नेम में। यहाँ पे मैं आईडी में, जहाँ पे मैंने 102 लिखा है, यहाँ पे मैं आईडी सेंड करूंगी, और यहाँ पर जहाँ मैंने नाम लिखा है संजय सिंह, इसकी जगह पे मैं नेम ले लेती हूँ, नेम वेरिएबल। तो जो ये दो वैल्यूज मैं यहाँ से सेंड करूंगी उसी के अकॉर्डिंग मेरा रिकॉर्ड जो है वो वहां पे अपडेट होगा। ओके, आई थिंक हमने जो नेम वाला मेथड बनाया था ना उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग ले लिया गलती से, लेट मी चेक। अरे नहीं यार, चेंज तो नहीं करा। हमारे पास क्या है, आईडी और स्ट्रिंग नेम ही है। आई थिंक इट हैज सम प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया गलती से। ठीक है, तो हम इसको इंट कर देते हैं और इसको नेक्स्ट इंट कर देते हैं। और यहाँ पे क्योंकि इंट के बाद स्ट्रिंग ले रहे हैं तो एक sc डॉट नेक्स्ट लाइन लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और अपडेटेड नेम लिया, फिर sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिया और वैल्यू को सेंड कर दिया। अब देखो, अगर मैं इसको अभी रन कराती हूँ प्रोग्राम को, तो ये यहाँ पे मुझसे आईडी पूछेगा कि आईडी क्या है, किसकी वैल्यू को चेंज कराना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि मुझे 102 तो है नहीं, यहाँ पे 103 की वैल्यू को चेंज कराना है। अब देखो 103 पे जो नाम है वो है उदय। ठीक है, तो मैं नेम को चेंज करा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे उदय की जगह पे लिखूंगी उदय सिंह। ठीक है, तो अपडेटेड नेम होगा। तो यहाँ पे मैंने कोई मैसेज नहीं डाला था कि नेम जो है वो चेंज हो चुका है। अगर आप यहाँ पे आते हो टेबल में और यहाँ चेक करते हो तो यहाँ देखो 103 पे अब जो नाम है वो आ रहा है उदय सिंह। तो इस तरीके से आपका जो टेबल था उसमें नेम जो था वो अपडेट हो चुका है। अब देखो इसी तरह से अगर मान लो मुझे डिलीशन का ऑपरेशन कराना हो, तो बस मुझे यूजर से क्या चाहिए, आईडी चाहिए। जो भी आईडी आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने डिलीट मेथड को कॉल करेंगे और उसको आईडी प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है। ओके, तो अब मान लो अगर मैंने इसको रन किया दोबारा से, तो अब मैं जो भी आईडी दूंगी, जैसे मैंने दिया 104, तो अभी ये प्रोग्राम देखो टर्मिनेट हो गया क्योंकि मैंने कोई मैसेज नहीं प्रिंट कराया था। यहाँ आके चेक करते हैं कि 10 रिकॉर्ड अभी है या नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे 101 और 103 बच गया है, 104 जो था वो डिलीट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे ऑपरेशंस जो थे ये यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सो एनी डाउट्स हियर एनीवन, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो मैम, आई थिंक काफी इजी है। राइट, तो इस तरीके से आप लोग जेपीए को यूज कर रहे हो। अब आपको जेपीए में और जेडीबीसी में डिफरेंस क्या दिख रहा है?
मैम आई थिंक HBM फाइल रिमूव हो गई, उसकी जो सारी प्रॉपर्टी हैं वो हम persistence .xml में लिख और देते हैं। मेथड्स भी आ गए शॉर्टकट में, यस मैम। है ना? तो ये सब चीजें भी दिख रही हैं आपकी। तो काफी चेंजेस हैं इसमें। और अभी देखो ये वाला जो मैंने आपको प्रोग्राम बनाया ना, ये मैंने आपको स्प्रिंग के अकॉर्डिंग बनवाया, थोड़ा सा रिपोजिटरी वगैरह हम वहाँ पे भी बनाते हैं। तो अगर मान लो अब आप लोग क्या करना चाहते हो, अपने पास कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो स्प्रिंग का, ठीक है? तो मैं एक बार आपको स्प्रिंग बूट का ही प्रोजेक्ट बनवाऊंगी। तो स्प्रिंग बूट का अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें काम आपको यही सब करना है, लेकिन स्प्रिंग बूट की हेल्प से करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं ना, उसका एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ, जिससे कि आप लोग इसको एटलीस्ट आज हम करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल आप लोगों की लास्ट क्लास रहेगी मेरे साथ में, ठीक है? तो कल की क्लास में इसको मैं खत्म करा दूंगी और साथ में जो आपका कैशिंग वाला था वो भी कंप्लीट करा दूंगी। एंड आफ्टर मैम दैट, आई थिंक 20 तक तो चलना चाहिए क्लासेस। नहीं देखो अभी टॉपिक Yes, ma'am. कंप्लीट हो गया ना, अब क्या करोगे इसमें? मैम अभी स्प्रिंग बूट बचा हुआ है। स्प्रिंग बूट के लिए देखो एक्चुअली क्या है ना, मैंने जैसे आपको बताया ही था कि प्रोजेक्ट का इशू है प्लस नंबर्स का है। बाकी देखो मैंने ना अभी मास्टर ट्रेनर्स के साथ में बात किया है, मैंने उनको ये कहा है कि अगर आपके बैच से बच्चे आ जाते हैं थोड़े बहुत जो भी आते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ में अगर कोई दूसरे बैचेस भी हैं जिनके बच्चे करना चाहते हैं, तो हम मर्ज करके एक बैच क्रिएट कर देंगे। अब जरूरी नहीं होगा फिर उसमें मैं ही लूं, हो सकता है कोई दूसरा ट्रेनर ले, ठीक है, बट हो सकता है। लेकिन अभी वो बात जो है प्रोसेस में है, आई एम ट्राइंग माई सेल्फ कि भाई यहाँ पे मेरी तरफ से आपका जो एक नया बैच बन जाए जिसमें आप लोग ये सब कर सको, ठीक है? तो अगर नहीं भी करवा पाए ना मैं आप लोगों को स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट, तो मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दूंगी कि आप इसको कहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है? एक पर्सन है, मैं एक दिन देख रही थी यूट्यूब के ऊपर, आई थिंक आप लोग को शायद जानते ही होंगे। इसके वीडियोस में भी आपको काफी लर्न करने को मिल सकता है, अगर आप देखना चाहो तो। सेल्फ लर्निंग कर लेंगे ना? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अगर आप लोग सेल्फ लर्निंग से करना चाहते हो, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे हो गया तो बहुत अच्छा है, वो तो अलग ही चीज हो जाती है कि रोज क्लास होगी तो उसमें आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे। लेकिन अगर आप सेल्फ लर्निंग करना चाहते हो ना, तो मुझे इस पर्सन का यहाँ पर, सेल्फ लर्निंग में रिदम टूट जाता है, कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो पाती। वो मैं जानती हूँ, लेकिन देखो उसमें सेल्फ कंट्रोल दिखता है। तो आप लोग क्या करिएगा, यूट्यूब के ऊपर जाइए, यहाँ पे एक यूट्यूबर है दुर्गेश नाम से, जिनका नाम भी दिख रहा है शक्ल सामने, ठीक है? तो आई थिंक किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा इनका वीडियो, नहीं? काफी फेमस है। तो मुझे इसके वीडियोस फिर भी ठीक लगते हैं, और इसने पूरा स्प्रिंग बूट समझाया हुआ है, इफ यू गो देयर, ठीक है? तो है ना इसका, तो इसने काफी अच्छा समझाया हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पूरा समझा रहा है, पूरा करवा रहा है, ये ऊपर ऊपर से करवा रहा है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट पहले इतना कर लो। तो इसने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, जेपीए को स्प्रिंग बूट में कैसे यूज करना है, CRUD ऑपरेशंस कैसे आएंगे, ठीक है, इमेज अपलोडिंग कैसे है। तो इसका ना आई थिंक ये 50 समथिंग, देखियो काफी सारे वीडियोस है, 50 भी नहीं है, कितने 124 वीडियोस है स्प्रिंग बूट के ऊपर। तो इसका पूरा स्प्रिंग बूट का ट्यूटोरियल है, आप लोग इसको वन बाय वन गो थ्रू कर सकते हो इफ यू रियली वांट टू लर्न स्प्रिंग बूट, क्योंकि ये ना काफी अच्छा समझा रहा है। मैंने इसके एक दो वीडियोस एक बार देखे थे बहुत पहले, अभी नहीं थे, एक दो साल पहले। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अगर आप करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर सेल्फ लर्निंग का मतलब सेल्फ कंट्रोल है तो, क्योंकि उसमें फिर आपको रेगुलर पंक्चुअलिटी के साथ रोज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और एक और चीज बोलूंगी, अगर आप लोग स्प्रिंग बूट करते हो ना, तो रिएक्ट भी सीखो कहीं ना कहीं से, क्योंकि रिएक्ट अगर सीख जाते हो ना स्प्रिंग बूट के साथ में, उसको कॉन्फ़िगर करके आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ओके, बाकी मैं अपनी तरफ से बात कर रही हूँ, एक बार अंजू मैम से मैंने बात किया था अभी लास्ट, अभी परसों तरसों में ही, तो देखती हूँ उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूंगी कि स्प्रिंग का आपका बैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलिए, इसको कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए ना मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देती हूँ कि स्प्रिंग बूट के अंदर अगर आप लोगों को जाना है तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा इसका, और प्रोजेक्ट के अंदर जेपीए कैसे लगेगी। ओके, इससे आप लोगों का एक आइडिया हो जाएगा ना, तो आप लोग थोड़ा मतलब इसको प्रैक्टिकली कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप लोग इसको स्प्रिंग बूट के साथ में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में आप लोग यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट ही क्रिएट करो।
आप लोगों को मैंने एसटीएस डाउनलोड करवाया था आई थिंक, और प्रोजेक्ट भी बनवाया था आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर, स्प्रिंग Yes, बूट, यस मैम। है ना? ये चल रहा था आप लोगों का, रन करके देखा था इसे? yes, ma'am. ओके गुड। तो अब आप क्या कर सकते हैं ना, इसी के अंदर हम लोग टास्क करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, इसमें हम लोग डिपेंडेंसी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती बाहर से, इसमें ये ऑटोमेटिकली इसको उठा लेता है। ठीक है, तो आपने जो वहां पे वैल्यूज ऐड की थी ना, वही वाली डिपेंडेंसीज एक बार इसमें क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि आई या नहीं आई। तो देखो यहाँ पर जो डिपेंडेंसीज आपको मिलती है ना बाय डिफॉल्ट, वो भी बताती हूँ। तो क्योंकि जब भी आप यहाँ पे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाओगे, एक डिपेंडेंसी ये ऑटोमेटिकली आएगी स्प्रिंग बूट स्टार्टर की। ओके, एंड साथ के साथ में आप लोगों को एक और डिपेंडेंसी मिलती है, दैट इज स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का डॉट बूट वाला, मतलब स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट बोलते हैं इसको। तो ये दो डिपेंडेंसीज तो आपकी आएंगी आएंगी। इसके साथ में देखो लॉम्बॉक भी मिल रहा है आपको, माइस्क्यूएल भी लग गया इसमें, ठीक है, और इसके साथ में अगर आपको और भी कोई डिपेंडेंसी चाहिए होगी वो भी लग जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है सॉरी, सबसे पहला टास्क क्या करना है, आप लोगों को स्प्रिंग बूट का स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाना है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आके डिपेंडेंसीज ऐड कर दीजिएगा। ये प्रोजेक्ट क्रिएटेड है सभी का? यस मैम। नो मैम, अभी नहीं क्रिएट हुआ मैम। ओके, तो एक काम करिए, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, आप लोग एसटीएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करिए। ओके, अगर कोई इश्यू आता है तो मैं हेल्प कर दूंगी फिर। मैं यहाँ पे ना एक काम कर रही हूँ, मेरे को इस प्रोजेक्ट में थोड़े एरर्स दिख रहे हैं, तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग इट न्यू। अगर किसी को याद ना हो तो मैं आप लोगों को मतलब बना ही रही हूँ, तो आप लोग देख भी सकते हैं कैसे बनाना है। जस्ट डिलीट इट फर्स्ट। तो कंट्रोल इन करके ना आप लोग बनाओगे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट पे जब आओगे तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को बिल्ड करोगे। स्प्रिंग बूट डेमो नाम ठीक आ रहा है, तो लास्ट टाइम जो मैंने सेटअप किया था वही दिखा रहा है, तो मैं इसी को ऐड कर देती हूँ। साथ के साथ में यहाँ पे आप लोग स्प्रिंग बूट का वर्जन, तो आपको कौन सा वर्जन चाहिए, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है तो साथ के साथ बता दीजिएगा। तो यहाँ पे आप वर्जन चूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अभी 3.3.7 वर्जन चूज है, ठीक है? आप चाहो तो नया वर्जन ले सकते हो, तो डिपेंड्स अपॉन यू। अभी चलो मैं इसमें 3.4.1 भी लूंगी तो वो भी चल सकता है। आफ्टर दैट देखो लॉन्गबॉक और माइस्क्यूएल पहले से ही आ रहा है, अगर ना आ रहा हो तो यहाँ से आप टाइप करके भी ले सकते हो। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, परसिस्टेंस वाली चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग परसिस्टेंस के लिए लेते हैं स्प्रिंग डेटा जेपीए। ओके, तो स्प्रिंग डेटा जेपीए को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट देखो आपकी 3 डिपेंडेंसीज आ गई, स्प्रिंग डाटा जेपीए, माइस्क्यूएल ड्राइवर एंड लॉन्गबॉक। तो ये 3 डिपेंडेंसी अभी दिखा रहा है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगे कोई और डिपेंडेंसी लगानी है तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ले सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी इसको ऐड भी कर देगा और डाउनलोड भी कर देगा। फिर नेक्स्ट करते हैं, ये तो सिंपली इसकी सेटिंग दिखा रहा है, आफ्टर दैट इसको फिनिश कर दो।
सो लेट इट क्रिएट द प्रोजेक्ट फर्स्ट. जब ये प्रोजेक्ट बना लेगा उसके बाद हम इसके अंदर ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं. ओके okay? हाँ जी, बन गया प्रोजेक्ट सभी का. ओके. तो देखो, जब आपको प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद ना आप लोगों को, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी अगर कोई डिपेंडेंसी रह जाती है तो आप उसको बाद में भी ऐड कर सकते हो. तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको अगर बाद में डिपेंडेंसी ऐड करनी हो तो स्प्रिंग बूट जो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है इसी पे राइट क्लिक करो. राइट क्लिक करके ना यहाँ पे आपको देखो एक स्प्रिंग का नीचे ऑप्शन दिखेगा. स्प्रिंग में जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐड स्टार्टर्स पे क्लिक कर सकते हो. ऐड स्टार्टर्स पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या रहेगा कि आप लोगों के पास में यहाँ पर डिपेंडेंसी वाला ऑप्शन जो आया था ना वो ओपन हो जाएगा. तो अभी तक हमने 3-4 डिपेंडेंसी लगाई थी, लॉम्बॉक, एसक्यूएल एंड स्प्रिंग डाटा जेपीए, ये 3 डिपेंडेंसी लगाई थी. चौथी डिपेंडेंसी मैं यहाँ पर एक और लगाना चाहती हूँ, स्प्रिंग वेब की. ठीक है, तो स्प्रिंग वेब लिख कर सिलेक्ट करना है, इसको आप लोग ऐड करो. एंड इसको ऐड करने के बाद में ना मैं एक और ऑप्शन यहाँ पे लगाना चाहती हूँ विच इज वेरी यूजफुल. कल को अगर मान लो आप चाहते हो ना कि आप अगर क्लास में कोई भी चेंजेस करते हो प्रोजेक्ट में, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होते रहे, बार बार प्रोजेक्ट चलाना ना पड़े आपको. तो ऐसे करने के लिए ना आप एक डिपेंडेंसी और लगाते हो जिसको हम बोलते हैं डेवऑप टूल्स. ठीक है, तो डेव टूल्स नाम से ऑप्शन आती है, सो दैट यू नीड टू हैव. तो स्प्रिंग बूट देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, इसको आप लोग ऐड करिए. ये क्या करता है, अगर आपका प्रोजेक्ट का सर्वर रनिंग भी है ना उस वक्त पे भी प्रोजेक्ट को अपडेट कर देगा, क्लासेस को क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली बिना आपके प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट किए. ओके, सो दिस डिपेंडेंसी इज वेरी यूजफुल. आप इसको ऐड करिएगा एंड आफ्टर दैट इसको नेक्स्ट करके, तो ये आपको बस दिखाता है कि भाई ये डिपेंडेंसी यहाँ है यहाँ नहीं है. तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे यहाँ से. ठीक है, तो कॉपी करंट चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ऐसे ही नीचे वाला भी लेना है क्योंकि 2 डिपेंडेंसीज थी. ठीक है, तो व्हेन इट इज डन, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, 2 डिपेंडेंसीज हमने ऐड किए. आफ्टर दैट इसको फिनिश कर दीजिए. सो लेट इट डाउनलोड फर्स्ट. तो अभी मैंने यहाँ पर 4 से 5 डिपेंडेंसीज को ऐड किया है. एक बार ये डिपेंडेंसीज ऐड हो जाती है, इसके बाद एक बार pom.xml ओपन करते हैं. तो सी pom.xml में जब मैं आ रही हूँ यहाँ पर, और pom.xml में मैं कहाँ जा रही हूँ, डिपेंडेंसीज में जा रही हूँ. तो डिपेंडेंसीज के अंदर स्प्रिंग बूट स्टार्टर डाटा जेपीए, MySQL, लॉम्बॉक, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, डेव टूल्स जो मैंने भी लगाया था, ये सारी डिपेंडेंसीज आ जाएंगी. ओके, तो यहाँ पे जब सारी डिपेंडेंसीज आ जाती हैं तो इसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं. एक यहाँ से मैं ऑप्शन हटा रही हूँ, जो आप दिख रहे हैं डिपेंडेंसी MySQL वाली, इसमें इसने स्कोप लगा दिया रन टाइम पे, दैट आई एम रिमूविंग क्योंकि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है. सेव कर दो इसको. सो व्हेन इट इज सेव्ड, ठीक है, डोंट माइंड दिस वन क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी डिक्लेरेशन के लिए बता रहा है.
पे एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, वही वाला एक्सटर्नल रिसोर्सेज वाला प्रॉब्लम है। तो इसकी प्रेफरेंस में जाओ, मेवन में जाओ एंड इसको एक बार बस अप्लाई कर दीजिए। वन सेकेंड। मेवन पे ही करते हैं। इसके अंदर बेसिकली तो होता यही है, डाउनलोड जावा आर्टिफैक्ट वाला। ये भी कर देते हैं, डाउनलोड रिपोजिटरी इंडेक्स अपडेट्स ऑन स्टार्टअप। अप्लाई कर देते हैं एंड यहाँ से अप्लाई एंड क्लोज कर देते हैं। देन दिस प्रॉब्लम विल गो। ओके, तो जब आपका ये वाला ऑप्शन हो जाता है, इसके बाद आपका स्प्रिंग बूट का डिपेंडेंसीज तो लग चुकी है। अब अगला टास्क क्या करना है, देखो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप था डिपेंडेंसी लगाना, दैट वी हैव एडेड ऑलरेडी। तो pom.xml को तो क्लोज कर देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। अब देखो जो आपके पास प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आया है ना, इसमें आपके पास तो है, एक तो है एसआरसी मेन जावा और इसमें com.files में आपकी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन फाइल है जिसमें मेन मेथड है, जहां से आपका प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट होगा। दूसरा एक रिसोर्सेज नाम का ऑप्शन है, इसमें आप लोगों को एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज दिख रहा है। अब देखो स्प्रिंग बूट की सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है, एक्सएमएल बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो काम होगा वो प्रॉपर्टी फाइल से होगा। तो आपको करना क्या है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब सर्वर के पोर्ट से लेकर डेटाबेस की सेटिंग तक, सारा का सारा काम इसी में ही करना है। ओके, तो आप लोगों की एप्लीकेशन का नाम क्या है, अगर आप नाम कुछ और दिखाना चाहते हो विजिबिलिटी टाइम पर, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सेकेंड थिंग, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको डेटाबेस का क्लास कराना है तो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हो, यहाँ पे कमेंट्स आते हैं हैश के साथ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस को ऐड करेंगे। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे ऐड करनी है यहाँ पे, क्योंकि हम स्प्रिंग का यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए देखो सभी का जो स्टार्टिंग नेम आएगा ना वो स्प्रिंग आएगा। अब स्प्रिंग में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, डाटा सोर्स ऐड कर रहे हैं। तो डाटा सोर्स, ठीक है, और डाटा सोर्स के अंदर हम लोग क्या लेंगे, डेटा सोर्स में हम लेंगे डॉट, डॉट के बाद आप लोग लेंगे सबसे पहले, देखो इसमें आप ले लो इसका ड्राइवर क्लास। देखो जैसे ही मैंने लिखना स्टार्ट किया आ गया ऑप्शन ड्राइवर क्लास का। अब यहाँ पे ना आपको बस इतना करना है कि कोई भी पुराना प्रोजेक्ट ओपन करो जिसमें तुमने जो ड्राइवर क्लास की कॉन्फ़िगरेशन है वो कर रखी है। अभी हमने जो जेपीआई डेमो बनाया था ना, मैं उसी में से ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाई थी, फाइल्स बनाई थी, एंटिटी बनाई थी, रिपोजिटरी बनाई थी। ओके, इसके अंदर हमारी जो परसिस्टेंस फाइल थी उसमें था ना हमारा डेटा सारा। तो यहाँ आ जाते हैं सी। तो यहाँ पे जो मेरी ड्राइवर इंफॉर्मेशन थी ना जीडीबीसी वाली, वो मुझे चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, गिरी आपकी ड्राइवर इंफॉर्मेशन com.mysql वाली, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से कॉपी करो, सिर्फ यही पार्ट चाहिए, और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाकर क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। दैट्स इट, कोई डबल कोट्स नहीं लगाने, कुछ नहीं लगाना, सिंपली लिखना है। ओके, तो पहले तो आप लोग अपनी ड्राइवर क्लास का नाम यहाँ पे ऐड करोगे। अब इसके बाद ना आप क्या करो, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगी, इसको कॉपी करते हैं स्टार्टिंग वाले पार्ट को डाटा सोर्स डॉट तक, और अब इसके सामने क्या लगाते हैं, यूआरएल। अब यूआरएल में अगेन जो यूआरएल की इंफॉर्मेशन थी वो आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन था ना यूआरएल वाला, जिसमें हमारा टेबल ने सॉरी डेटाबेस नेम भी आ जाता है, तो ये आपको यहाँ पे लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आप लेंगे, अगेन इसको पेस्ट कर देती हूँ, एक सेकेंड, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट, अब इसके अंदर आप क्या ले लो, यूजर नेम।
यूजर नेम, आपका जो डेटाबेस का यूजर नेम है वो ले लो, एंड इसी के साथ साथ में ना इसका पासवर्ड भी गेट करते हैं। तो डॉट करके पासवर्ड ले लो, पासवर्ड के अंदर आपका जो भी वहां का डेटाबेस का पासवर्ड है वो भी पे आएगा। जब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, डेटाबेस की सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन के बाद में अब आपको एक कॉन्फ़िगरेशन और लगानी है, जो आप हाइबरनेट वाली कॉन्फ़िगरेशन करते थे वो आपको ऐड करनी है। अब हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगेन ये स्टार्ट होगा स्प्रिंग से। स्प्रिंग के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, जेपीए। तो जेपीए के अंदर हमें क्या चाहिए था, जेपीए डॉट लगाओ, और डॉट करके आप लोग यहाँ पर क्या लेंगे, हाइबरनेट, क्योंकि हमें हाइबरनेट का यूज करना है। देखो अभी ऑप्शन नीचे अपने आप आ रही है, हाइबरनेट डीटीएल ऑटो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे लेनी है, और इसको हम यहाँ पे करते थे ना, अपडेट लगा देते थे, इसमें अपडेट या क्रिएट लगाते थे, डिपेंड कि हमें टेबल बनाना है या फिर अपडेट करना है। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन यूज करते थे हम स्प्रिंग डॉट जेपीए में, डॉट शो एसक्यूएल वाली। इसको हम ट्रू रखते थे ताकि जो भी एसक्यूएल चल रही है वो हमारे सामने यहाँ पे भी प्रिंट होती रहे। इसके बाद यहाँ पे हमें डायलेक्ट वाला लाइन भी लेना होता था, तो हम लेंगे स्प्रिंग डॉट जेपीए अगेन, डॉट प्रॉपर्टीज लगाओ। प्रॉपर्टीज में जाकर आप लोग क्या लगाएंगे, हाइबरनेट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज आएगा, प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आ जाएगा, हाइबरनेट। हाइबरनेट डॉट करके डायलेक्ट लगाना है, ओके। अब देखो यहाँ पे ना ये डायलेक्ट को उठा नहीं रहा, क्यों नहीं उठा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइबरनेट की तो कोई भी ऑप्शन लगाई नहीं है। लेकिन उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही इसको अडॉप्ट कर लेगा। नहीं करेगा तो फिर उसके लिए फिर हम इसकी डिपेंडेंसी को भी ऐड करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग इसकी डायलेक्ट वाली इंफॉर्मेशन जो थी परसिस्टेंस क्लास से, उसको ले लेते हैं और उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे हमें इन सबको लेना है। हाइबरनेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाइबरनेट जीपीए के साथ एसोसिएट होके ही आ जाएगा। अब इसके बाद जब आप लोगों का इतना टास्क हो जाता है, ठीक है, इसके बाद अगला काम क्या है, प्रॉपर्टीज तो सेट हो गई सारी की सारी। इस फाइल को सेव कर दो। तो देखो अभी तक हमने बस क्या किया है, डिपेंडेंसी ऐड किया है, और यहाँ प्रॉपर्टी फाइल के अंदर सब कुछ सेटिंग लगाई है, मतलब डेटाबेस की और हाइबरनेट की, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को यहाँ तक, क्या वर्क चल रहा है, एनी डाउट्स देयर, ओके गुड। अब देखो जब आप लोगों का इतना काम हो जाता है, इसके बाद क्या करना है। अब एज यूजुअल सबसे पहले हम बनाते हैं एंटिटी क्लास, ठीक है। तो एंटिटी क्लास को हम कहाँ बनाते हैं, एंटिटी फोल्डर में। तो कॉम डॉट फाइल्स यहाँ पर भी है, देखो मैंने बनाया था। और यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, अब क्लास बनाएंगे। और क्लास को कहाँ बनाना है, कॉम डॉट फाइल्स में नहीं बनाना है, डॉट एंटिटी कर दो, पैकेज नेम ऊपर, और यहाँ पे अपनी क्लास का नाम दे दो एम्प्लॉय, ओके। तो एक नई क्लास बना दो। तो आप लोगों की एक क्लास क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, फाइन। अब देखो यहाँ पे ना आप लोगों को, जब हम एम्प्लॉय क्लास को क्रिएट करें, तो यहाँ पर आपके ऊपर है कि आपको क्या क्या वेरिएबल लेने हैं। तो मैं एक काम करती हूँ ना, अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया ही था एम्प्लॉय डॉट जावा वाला, इसी के ऑप्शंस ले लेते हैं। तो जो ये प्राइवेट वेरिएबल्स बने हुए थे, दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम देयर। तो वही आईडी नेम सिटी ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लॉम्बॉक की जो हमने सेटिंग्स थी उनको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लॉम्बॉक भी आ गया। अब देखो यहाँ पे ना @ एंटिटी भी लगाना है, क्योंकि हम जेपीए का यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए एंटिटी भी लगेगा। अब आपको एक बड़ा चेंज दिखेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने न्यू कॉन्फ़िगरेशन से बनाया स्प्रिंग 5 के हिसाब से। तो यहाँ पे वहां पर आपका क्या था, देखो जावा एक्स था, यहाँ पे क्या आ गया, जकार्ता आ गया। तो जकार्ता डॉट परसिस्टेंस डॉट एंटिटी आ गया। सो नो प्रॉब्लम, चल सकता है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर करेगा तो हम चेंजेस लगा देंगे। यहाँ पे एंटिटी के बाद में @ टेबल लगाते हैं, ठीक है। तो टेबल जैसे वहां पे ले रहे थे वैसे यहाँ पे भी लेते हैं, और टेबल के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, नेम को ऐड कर देते हैं। नेम ले लेते हैं, जैसे मैंने वहां पे लिया था टेबल नेम क्या था, फॉरगॉट, EMP32। तो यहाँ पे आते हैं और @ ID वाला ऑप्शन लगा देते हैं, ठीक है। और आईडी में गेट करके ही लगाऊंगी, मुझे यहाँ पर इसको भी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट में नहीं डालना है, सिंपल रख रही हूँ। और बाकी भी मैं अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं कर रही, इसको भी हम सिंपल ही रखते हैं।
ठीक है, तो ये आपकी आ गई एंटिटी क्लास एज यूजुअल, जो आप लोग कहाँ बनाते थे, आपकी स्प्रिंग वाले प्रोग्राम, सॉरी, जो आपने जेपीए में भी बनाया था और पहले भी बनाया था, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम ही फाइल है ऑलमोस्ट। तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी एंटिटी फोल्डर में। इसके बाद ना आप लोग क्या बनाओगे, कॉम डॉट फाइल्स में ही कंट्रोल एन करो, यहाँ पे आप एक और क्लास बनाओ, और क्लास का नाम क्या रखना है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी। एम्प्लॉय रिपोजिटरी फाइल बनानी है, ठीक है। फाइल नहीं बनाते, काम करते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन लेकर आते हैं। क्लास की जगह पे मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाती हूँ, क्योंकि इंटरफेस बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। और इसको हमें कहाँ बनाना है, कॉम डॉट फाइल्स डॉट के अंदर ही हम एक रिपोजिटरी बनाएंगे, एंटिटी में मत बनाना, ठीक है, यहाँ बनाना। तो कॉम डॉट फाइल्स डॉट रिपोजिटरी करके हम लोग यहाँ पे पैकेज ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इंटरफेस का नाम जो है वो क्या रखते हैं, एम्प्लॉय रिपोजिटरी। तो हम यहाँ पर एक इंटरफेस बना रहे हैं। अब इस इंटरफेस में मुझे जेपीए का यूज करना है। अब देखो यहाँ पे ना जेपीए और ज्यादा शॉर्टकट में चला जाएगा। कैसे, यहाँ पे आप एक्सटेंड करोगे इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी को, तो एक्सटेंड्स लगाना है, और एक्सटेंड्स लगा के इंटरफेस को हम एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड्स लगाने के बाद आप लोग इसमें क्या लोगे, यहाँ पे आप लोगे जेपीए, ठीक है, और जेपीए रिपोजिटरी। देखो कब आ गया जेपीए रिपोजिटरी, दैट यू नीड टू टेक। तो जेपीए रिपोजिटरी को आप लोग एक्सटेंड कराओगे, ठीक है। एक्सटेंड कराने के बाद यहाँ पे आप अपनी एंटिटी क्लास का नाम दोगे, जो इसके ये लेस देन ग्रेटर देन साइन आ रहे हैं, तो पहले आएगा आपकी एंटिटी क्लास का नाम, ठीक है। और यहाँ पे जहां आईडी लिखा है ना, यहाँ पे आएगा डेटा टाइप। किसका डेटा टाइप आएगा, जो आपका प्राइमरी की वाला फील्ड है। प्राइमरी की का फील्ड कौन था, एम्प्लॉय में आईडी। आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंट। और इंट की रैपर क्लास कौन सी होती है, who will tell me? इंटीजर। इंटीजर। तो हम इंटीजर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी। तो बस इतना करना है, और इस फाइल में हमें कोई फंक्शन नहीं बनाना। बनाना चाहे तो लेटर ऑन हम इसमें बना सकते हैं, जब हम इसके थोड़े एडवांस लेवल पे जाते हैं। फिलहाल हम बेसिक फंक्शंस यूज करें जो जेपीए के पास ऑलरेडी है, तो हमें उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इंटरफेस बना के छोड़ेंगे अभी, ओके। इसके बाद ना आपका अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है सर्विस लेयर का, ओके। तो ये इंटरफेस बना के छोड़ दो सबसे पहले तो। इसके बाद फिर से कॉम डॉट फाइल्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल इन करो, और अब आप बनाओ क्लास, ठीक है। और ये जो क्लास बनेगी ना, इसका नाम हम रखेंगे एम्प्लॉय सर्विस, क्योंकि सर्विस का काम मतलब फंक्शंस को चलाने का काम ये करेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉय सर्विस फाइल बनानी है, और इसको बनाना कहाँ पे है, कॉम डॉट फाइल्स में नहीं बनाना है। कॉम डॉट फाइल्स में एक और पैकेज बनेगा सर्विस नाम से, तो जितनी भी सर्विस वाली क्लासेस होंगी वो इसमें आ जाएंगी। और सर्विस वाली क्लास ना शॉर्टकट में डाउ क्लास होती है, बस वो जेपीए की डाउ क्लास है, इसलिए उसका नाम सर्विस पड़ जाता है, ओके। तो ये चीज ध्यान में रखना बस। तो यहाँ पे आपकी सर्विस क्लास आ जाएगी, एम्प्लॉय सर्विस कॉम डॉट फाइल्स डॉट सर्विस के अंदर। अब इस प्रोजेक्ट फोल्डर में आपको एक और काम करना है, आपको एक एनोटेशन लगानी है, क्योंकि देखो ये चीज हमें पता है कि ये सर्विस क्लास है, बट स्प्रिंग बूट को नहीं पता है। तो स्प्रिंग बूट को बताने के लिए कि दिस इज द सर्विस क्लास, हमें क्या करना होगा, इस क्लास के ऊपर एक एनोटेशन लगानी है सर्विस की। सो एट द रेट सर्विस का एनोटेशन मिलेगा आप लोगों को, दैट यू नीड टू ऐड हियर, ठीक है। तो इसको आप ऐड करो, तो इंपोर्ट भी यही होना चाहिए, स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीडो टाइप सर्विस वाला। तो एट द रेट सर्विस लगा दो सबसे पहले तो। इसके बाद ना यहाँ पर एक और हम क्या करेंगे, मेथड सॉरी वेरिएबल बनाएंगे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट, और इसमें ना जो हमने भी इंटरफेस बनाया था ना एम्प्लॉय रिपोजिटरी, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी का जो इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और इसका मैं ऑब्जेक्ट बना देती हूँ रेपो के नाम से। और इस ऑब्जेक्ट को ना देखो, क्योंकि हम स्प्रिंग में है ना, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है ऑटो वायरिंग। किसी को पता है ऑटो वायरिंग क्या होती है, एनीबडी, थोड़ा सा भी आइडिया हो?
नो, नो मैम। इट्स ओके। ऑटो वायरिंग अगर मैं बोलूं तो देखो, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है इक्वल्स टू न्यू करके, राइट? यस मैम। और अगर मान लो वही ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है कई सारी क्लासेस में, तो हर जगह जाके अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट में मैंने चेंजेस किए तो वो मुझे हर जगह करने पड़ेंगे, राइट? यस मैम। मैम इसमें न्यू करके क्लास नेम लिख देते हैं क्या डायरेक्ट? नहीं, इसमें जो ये न्यू करके जो हम करते थे ना, ये सारा काम स्प्रिंग संभालेगा, हमें कुछ नहीं करना है। मतलब ये कह लो, वो सारा हेडेक इक्वल्स टू न्यू लिखना और ये सब करना, ये सब स्प्रिंग संभालेगा। कैसे, वो बताती हूँ। आप लोगों को बस इतना करना है, इसके ऊपर एक एनोटेशन लगानी है, @auto वायर्ड, ठीक है? अगर आपने ऑटो वायर्ड लगा दिया ना, तो ये अपने आप आपके फ्रेमवर्क में ढूंढेगा कि ये कहाँ पे इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, इक्वल्स टू न्यू करना, वो सारा इसका काम है, हमारी हेडेक खत्म, ठीक है? तो ये इसका बेनिफिट है। तो @auto वायर्ड की एनोटेशन लग जाएगी, तो आपको कोई भी मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इस पे ऑटो वायर लगा दिया। अब इसके बाद ना अगला टास्क क्या करना है, इफ यू रिमेम्बर, अभी हम जो थोड़ी देर पहले एक रिपोजिटरी वाली क्लास फाइल बना रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, एक मेथड बना रहे थे पब्लिक, लेट्स सपोज, चलो मैं रिटर्न टाइप डाल देती हूँ एम्प्लॉय, ठीक है? सेव एम्प्लॉय करके हम एक मेथड बना देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड सेव कर रही हूँ तो एम्प्लॉय की वैल्यू आएगी भी, ठीक है? तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट गेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बस मुझे इतना करना है कि मुझे लिखना है रिटर्न रेपो, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रेपो का, डॉट, और यहाँ पे हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे, सेव, और सेव को देंगे ईएमपी। अब जब ये ईएमपी को अगर सेव करेगा ना, तो उसी रिकॉर्ड की वैल्यू रिटर्न भी करेगा, और वही वैल्यू हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है? तो एक तरह से ये हमारा सेव का काम हो गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना रिकॉर्ड सेव करने के लिए, ठीक है? तो फिलहाल ये सेव का टास्क हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा सेकंड मेथड बनेगा, मान लो मुझे लिस्ट गेट करनी है सारे एम्प्लॉइज की, तो बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न लगाना है, और रिटर्न में मैं क्या लिखूंगी, रेपो। अब आप सोच रहे होगे कि ये मेथड कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे मेथड जेपीए के हैं, तो रेपो डॉट फंक्शन लगेगा फाइंड ऑल, तो ये आपके सारे रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर देगा, बस इतना कोड लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉय, अब मान लो अगर आपको क्या करना हो, सिंगल रिकॉर्ड लेना है आईडी से, ठीक है? सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो मैं एक फंक्शन बनाती हूँ गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास आईडी आएगा, और जो भी आईडी आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड को फेच करा के यहाँ से वापस भेजेंगे। तो हम लिखेंगे रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, ये आईडी फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है जेपीए में, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और बस इसको हम क्या दे देंगे, आईडी दे देंगे। तो ये हमारा डेटा टाइप फाइंड करके ना अपने आप ही यहाँ पे वैल्यू लेगा। हाँ, यहाँ पर ये है कि अगर बाई चांस आईडी नहीं मिला तो यहाँ पे ना हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे अगर आईडी नहीं मिला तो, और एल्स लगा के नल रन, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ से कोई मैसेज भी भेज सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। तो अभी हम नल ही भेजते हैं, ठीक है? तो ये आपका क्या करेगा, सिंगल रिकॉर्ड को फेच करेगा आईडी के अकॉर्डिंग, अगर आईडी नहीं मिला तो नल रिटर्न करेगा, ओके? तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो आपको रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिलीट एम्प्लॉय का मेथड बना दीजिए, यहाँ पे हमारे पास अगेन आईडी आ जाएगा। तो आपको बस करना क्या होगा कि यहाँ पर फंक्शन कॉल करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न नहीं करा रही, ठीक है? तो रेपो डॉट डिलीट, ठीक है, बाय आईडी, ये फंक्शन यूज करो, इनबिल्ट फंक्शन है, और इसके अंदर आईडी को पास कर दो, तो ये अपने आप से ही टेबल में रिकॉर्ड को डिलीट भी करा देगा, ओके? और अगर आप चाहते हो कि मैसेज जाए यहाँ पर, तो आप लोग मैसेज दे सकते हो इफ यू वांट,
तो हम यहाँ पे डाल देते हैं रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये आपके रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। मतलब हमने डिलीट का, सेव का, रिकॉर्ड्स को फेच करने का सारे मेथड्स यहाँ पे क्रिएट किए अभी तक। समझ में आ रहा है कुछ, या फिर सब सर के ऊपर से जा रहा है? नो मैम, समझ में आ रहा है। इजी है, सिंपल है, बहुत अच्छी मैम। बहुत इजी हो गया। अभी तक आप बोलोगे कि मैम पहले यही सिखा देना था, पहले हमने इतना कुछ सीख लिया। लेकिन वो भी जरूरी है, ये भी अपनी जगह जरूरी है। ठीक है, कई जगहों पे वो भी यूज होगा, और जहां पर लोग जेपीए यूज करेंगे वहां पे ये भी आएगा। तो एक तरह से ये आपकी ना डाउ क्लास है, देखो काफी शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि सारा काम हमारा फंक्शंस के थ्रू हो रहा है। अब फ्रेमवर्क का फायदा क्या हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना आपको? फ्रेमवर्क क्या कर रहा है, छोटे छोटे काम सारे उसने उठा लिए, राइट? यस मैम। छोटे छोटे काम सब उसने ले लिया। ऑब्जेक्ट बनाना है, डेटाबेस की लेयर को यूज करना है, उसके अंदर जो क्वेरी डालनी है, वो सारा काम उसने उठा लिया है। हमें बस क्या करना है, ये बताना है कि हमें काम क्या कराना है, राइट? तो इसकी हेल्प से ही हम लोग करेंगे। लेकिन अभी भी ना ये प्रोजेक्ट अधूरा है, अभी ये चलेगा नहीं, क्योंकि अभी इसके अंदर ना हमारी कंट्रोलर क्लास नहीं है। कंट्रोलर ना इस प्रोग्राम का मतलब ये कह लो कि एक तरह से सॉल्व होता है। अगर कंट्रोलर नहीं होगा तो प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार है। तो ये वाला जो टास्क है ना कंट्रोलर वाला, वो मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो कल की क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं फिलहाल ये कर सकती हूँ कि ये वाला प्रोजेक्ट ना मैं शेयर कर देती हूँ जितना बना है। आप लोग एटलीस्ट कल की क्लास से पहले पहले ये वाला टास्क कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है, सो दैट आप लोगों का पास प्रोजेक्ट बन जाएगा। हो जाएगा सभी का? यस मैम। तो इतना यस प्रोजेक्ट मैम। में कल तक रेडी कर लेना, ताकि कल को मैं अगर आपको कंट्रोलर बनवाती हूँ ना, तो कंट्रोलर बना के आप लोग फिर डायरेक्ट इसमें अपना काम भी चलाकर देख सकते हो। तो मैंने आप लोगों को ये जिप फाइल शेयर कर दिया है, सो यू कैन डाउनलोड इट एंड क्रिएट इट इन योर कंप्यूटर। और कॉपी पेस्ट मत करना, खुद से बनाना बेटर रहेगा, ठीक है? एंड बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय फॉर टुनाइट एवरीवन, गुड नाइट।